हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में हम आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल और भक्तिकाल हमारा ख़त्म हो गया है। इससे अगर आपको आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ना है तो इससे पहले की जो क्लासेज हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आज से हमारा शुरू होगा रीतिकाल, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकाल जब शुरू हुआ था तो उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। जितने भी काल हैं उनकी सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो जिसमें सबसे पहले रीतिकाल की विशेषता आती है लक्षण ग्रंथ कि जो रीतिकाल था उसमें लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे। लक्षण ग्रंथ कौन से होते हैं? जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द शक्ति, नायिका भेद निरूपण आदि तत्वों का उदाहरण शैली में वर्णन किया जाता है उन्हें रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। दूसरी जो विशेषता है वो है नायिका भेद। रीतिकालीन कवियों ने नायिका भेद का वर्णन किया था और इस काल का जो नायिका भेद वर्णन था वो अत्यधिक उत्तेजक व कामुक था। रीतिकाल की अगली विशेषता है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। इसमें आता है इस काल के कवियों को लक्षण ग्रंथ लिखकर आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी, लेकिन सभी लक्षण ग्रंथ नहीं लिख पाए थे। कुछ लक्षण ग्रंथ लिखने वाले भी आचार्य नहीं कहलाए थे। इस काल के कुछ कवियों ने लक्षण ग्रंथ करके लिखकर स्वयं रचित उदाहरण प्रस्तुत किए थे तथा कुछ कवियों ने अन्य कवियों के उदाहरण प्रस्तुत किए थे, लेकिन कुछ कवियों ने काव्य लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए थे। इसमें कहा गया है कि जो आचार्य थे उस टाइम के जो कवि थे उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे थे, जिसकी वजह से वो आचार्य कहलाए थे। लेकिन सभी जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे थे वो सब आचार्य नहीं कहलाए थे, उसमें से कुछ ही आचार्य कहलाए थे। कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे थे, परंतु जो स्वयं रचित जो उदाहरण थे वो उन्होंने उसमें प्रस्तुत किए थे, और कुछ ने जो थे साहित्य में वही लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत किए थे। कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के उदाहरण प्रस्तुत ही नहीं किए। अगली विशेषता है वो है अलंकारिता कि रीतिकाल में अलंकार बहुत प्रिय थे और अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया था रीतिकाल में। उसके बाद है कि जो रीतिकाल की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। इस काल की साहित्यिक भाषा ब्रज रही है, जो कोमलता और मधुरता की दृष्टि से सर्वोपरि है, और रीतिकाल के कवियों ने इसी ब्रज भाषा को ही स्वीकार किया था। उसके बाद इसकी अगली विशेषता है रीतिकाल में मुक्तक काव्य। रीतिकाल में मुक्तक काव्य लिखे गए, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो राम काव्य थे उसमें मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दोनों लिखे गए थे, और जो कृष्ण काव्य था उसमें भी मुक्तक काव्य ज़्यादा लिखे गए थे, प्रबंध काव्य न के बराबर ही लिखे गए थे। ऐसे ही रीतिकाल में भी मुक्तक काव्य ज़्यादा लिखे गए थे। कि रीतिकाल में प्रबंध काव्य लिखने का प्रचलन नहीं रहा। अधिकतर कवियों ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया और श्रृंगार वर्णन के लिए मुक्तक शैली को सर्वाधिक प्रमुखता दी। इन कवियों ने अपनी भावनाओं का प्रकाशन दोहा सोठा में सर्वाधिक किया। रीतिकालीन साहित्य में भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष की प्रधानता रही थी, और कला पक्ष को सफल करने के लिए इन कवियों ने चित्र योजना, अलंकार योजना और छंद योजना को अधिक महत्व दिया था। कि जो रीतिकाल में जो कवि थे उन्होंने रीति काव्य में प्रबंध काव्य की बजाय का प्रचलन नहीं था। मुक्तक जो काव्य शैली में उन्होंने अपना लिखा था, और मुक्तक शैली को भी श्रृंगार वर्णन उन्होंने सर्वाधिक किया था, और इसमें कला पक्ष की भाव पक्ष की बजाय कला पक्ष ज़्यादा प्रधान रहा था और दोहा सोठा सर्वाधिक प्रिय रहा था। और जो इन्होंने अपने जो कला पक्ष को सफल बनाने के लिए चित्र योजना, अलंकार योजना और छंद योजना को अधिक महत्व दिया था। उसके बाद रीतिकाल की जो अगली विशेषता है वो है वीर काव्य का प्रभाव।
इसमें आता है कि रीतिकाल काव्य कि आदिकाल काव्य में वीर धारा थी जो भक्ति काल में समाप्त हो गई थी, और रीतिकाल में वह उसका पुनः उत्थान हुआ। इस काल में भूषण जैसे कवियों ने वीर धारा को राष्ट्रीय की ओर मोड़ दिया। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि रीतिकाल में श्रृंगार व विलासिता की प्रवृत्ति जनता के सामने कोई आदर्श रूप प्रस्तुत नहीं कर पाई थी। कि जो रीतिकाल थी, जैसे आदिकाल में वीर काव्य थे, पर भक्ति काल जब हमने पढ़ा था उसमें कहीं भी वीर काव्य नहीं थे। उसके बाद जो रीतिकाल थे उसमें जैसे भूषण जो कवि था उन्होंने वीर काव्य लिखे थे, पर जो रीतिकाल था इसमें श्रृंगारिक काव्य बहुत ज़्यादा थे, जिससे जो जनता के सामने जो काव्य थे वो अपना आदर्श रूप प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने कहा है कि इस धारा के कवियों ने जीवन के लिए अदम्य वासना जागृत कर दी थी, सौंदर्य अनुभूति की सुकुमार कसौटी प्रदान की थी। ये भागीरथ मिश्र का कथन है। उसके बाद जो अगली विशेषता है वो है उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया था। कि रीतिकाल में प्रकृति का जो चित्रण था वो उद्दीपन रूप में किया गया था। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक तथा आलंबन रूप में कम किया। इस काल में अधिकतर कवि दरबारी कवि थे जिनका आकर्षण नारी केंद्र रही, इसलिए इन कवियों का ध्यान उद्दीपन रहा, इसलिए उनका प्रकृति के स्वतंत्र रूप की ओर कोई ध्यान नहीं गया। इनके वर्णन में प्रकृति नायक नायिका सहयोग में सुख व वियोग में दुख रूप में चित्रित हुई। परंतु सेनापति और पद्माकर इसके अपवाद है, क्योंकि उन्होंने वर्षा और वसंत ऋतु का वर्णन किया है। कि जो रीतिकाल था उसमें जो प्रकृति का उद्दीपन रूप का वर्णन किया गया था, क्योंकि रीतिकाल में नायिका भेद ज़्यादा लिखे गए थे। तो अगर नायिका भेद अगर आप लिखेंगे तो वहाँ पे प्रकृति का उद्दीपन रूप का प्रयोग ज़्यादा होता है। उन्होंने प्रकृति के स्वतंत्र रूप का कोई भी वर्णन नहीं किया था। परंतु जो सेनापति और जो पद्माकर थे रीतिकालीन कवि, उन्होंने प्रकृति के स्वतंत्र रूप का वर्णन किया है। उसके बाद है भक्ति भावना। कि रीतिकाल की में भक्ति और नीति। रीतिकाल में भले ही रीति निरूपण, श्रृंगार निरूपण, अलंकार निरूपण रचना की प्रधानता रही हो, फिर भी व्यापक मात्रा में भक्ति से संबंधित पद मिलते हैं, जो इस युग की एक नई देन है। यह राधा कृष्ण की लीलाओं में श्रृंगार एकता के साथ साथ भक्ति भावना विद्वान है। कि जैसे रीतिकाल में कह देते हैं कि रीति काव्य ज़्यादा लिखे गए थे, पर वहाँ पे रीति काव्य के बजाय के साथ साथ भक्ति काव्य भी बहुत लिखे गए थे, जिनमें उन्होंने जो कृष्ण राधा और कृष्ण के लीलाओं का श्रृंगारिक वर्णन करने के साथ साथ उनकी भक्ति भावना उनमें विद्वान थी। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है और हो भी नहीं सकता था। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। उसके बाद अगली विशेषता है संकुचित जीवन दृष्टि। कि जो रीतिकाल में थी वह जो दृष्टि थी वो बहुत संकुचित थी, मतलब फैली हुई नहीं थी। रीतिकालीन कवियों की कविताओं में कोई महान व उच्च उद्देश्य नहीं दिखाई देता है। अधिकतर कवियों ने अपने आश्रय दाता को खुश करने के लिए श्रृंगारपूर्ण रचना की है। इन कवियों में जनजीवन का नितांत अभाव है। दरबारी परिवेश विलासितापूर्ण जीवन की वजह से इनकी दृष्टि इतनी संकुचित हो गई है कि जीवन के विविध पहलुओं को छू नहीं पाई। कि रीतिकालीन जो कवि थे वो उन्हें आश्रयदाता जिनके आश्रय में रहते थे उन्हीं आश्रयदाता को खुश करने के लिए वो रचना करते थे। उन्हीं का उनके लिए श्रृंगारपूर्ण रचना करते थे या उनका वर्णन बढ़ा चढ़ा के करते थे, पर उनका जो ध्यान था वो कभी भी वहाँ की प्रजा की तरफ नहीं गया। वो जो जिस दरबार में रहते थे उसी दरबार में विलासितापूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते थे, और उसी विलासितापूर्ण जीवन की वजह से उनका जो
जो दृष्टि थी वो संकुचित रह गई थी। जो जीवन के जो विविध पहलू होते हैं उनको वो नहीं दर्शा पाई। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि यह नारी कोई व्यक्ति, यह समाज के संगठन की एक इकाई नहीं है, सभी प्रकार के विशेष बंधनों से यथा संबंध मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। उसके बाद अगली विशेषता है स्थूल एवं माशील सौंदर्य का अंकन। रीति सिद्ध कवियों के यह सौंदर्य का वर्णन भारी व माशीय रहा है, लेकिन रीति मुक्त कवियों के यहाँ सौंदर्य सूक्ष्म और मनोरम दिखाई देता है। कि जो रीति सिद्ध जो कवि थे उन्होंने प्रकृति के सिर्फ बाहरी रूप का वर्णन किया है, और जो रीति मुक्त कवि थे उन्होंने जो वो था उसका सौंदर्य सूक्ष्म और मनोहर किया है। उसके बाद अगली जो विशेषता है वो है आचार्य शुक्ल के कथन। कि रीतिकाल के बारे में आचार्य शुक्ल ने क्या क्या कहा है, वो सारे कथन हैं। पहला है कि रीति कविता के विकास पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हिंदी काव्य पूर्णतः प्रौढ़ता पर पहुंच गया है। कि यहाँ पर रीतिकाल में आकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अब जो हिंदी काव्य है वो पूर्णतः प्रौढ़ता पर पहुंच गया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्य के प्रौढ़ता का काल किसे मानना है, तो किसे मानना है, रीतिकाल को। इनका दूसरा कथन है कि रीतिकाल के आरंभ के बारे में कहा है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति काव्य समय समावेश पहले आचार्य केशव ने किया है, किंतु हिंदी रीति काव्य परंपरा चिंतामणि से चली है तथा रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से हमें मानना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो रीति काव्य का जो समावेश था वो केशवदास की रचनाओं में मिलता है, पर जो रीति काव्य की जो एक परंपरा चली थी, कंटिन्यू जब रीति काव्य चला था, वो हम चिंतामणि से हमें मानना चाहिए। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने चिंतामणि को ही रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। अगला जो कथन है वो है कि रीतिकाल ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी उत्पन्न हुई। बाधा है भी, टाइपिंग मिस्टेक है, भी उत्पन्न हुई। जैसे कवियों के व्यक्तिगत विशेषताओं को अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाया था। कि जो कवि थे उन्हें जिनके आश्रयदाता में रहते थे उन्हीं का बढ़ चढ़ का वर्णन किया था, पर उनका जो अपना व्यक्तित्व था उसको उभरने का अवसर नहीं मिला था। अगला है कि वास्तव में इस काल में श्रृंगार रस, वीर रस, इन्हीं दो रसों की कविता लिखी गई थी। इसमें प्रधान रस श्रृंगार रस रहा है, और श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरों कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। ये दो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन थे, और ये जो है ये रीतिकाल के बारे में लाइन है, मतलब कुछ जो बताया गया है कि रीतिकाल में ये था। वो कि जो रीतिकाल था उसमें वीर रस का में श्रृंगार रस और वीर रस इन्हीं दो रसों की कविताएं लिखी गई थी। और जो श्रृंगार रस रहा है उसका वर्णन कुछ कवियों ने इतना बढ़ा चढ़ा के किया है कि वे अश्लीलता व विलासिता पर पहुंच गया था। उसके बाद है नामकरण, कि रीतिकाल का नामकरण, कि किस किस कवि ने क्या क्या नाम दिया है रीतिकाल को। वो पहले है प्रस्तोता, फिर नाम। त्रिलोचन ने क्या नाम दिया है, अंधकार काल। त्रिलोचन मतलब हमारी आँख, अगर हम अपनी आँख को बंद कर लेंगे तो अंधेरा दिखेगा, तो हम कैसे याद करेंगे, त्रिलोचन अंधकार काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसाल, भागीरथ मिश्र और राम कुमार वर्मा इन्होंने क्या नाम दिया है, कला काल। हम कैसे याद करेंगे कि शंकर जी, रमा और शंकर जी रथ पर बैठकर राम के पास जाते हैं और कहते हैं चलो कुछ कला करते हैं या कला काल शुरू करते हैं। रमा और शंकर रथ पर बैठकर राम के पास जाते हैं और कहते हैं चलो कुछ कला करते हैं या कला काल शुरू करते हैं। उसके बाद आता है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज गिरीशन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रीतिकाल और जॉर्ज गिरीशन ने कहा है रीतिकाव्य। ठीक है। मिश्र बंधु अलंकृत काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। तो विश्व में क्या सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध है? श्रृंगार करना, सजना, ये सब। और उसके बाद आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है? उत्पादक और उपभोक्ता कि हजारों तो उत्पादक है और हजारों उपभोक्ता है, वर्ग है। उसके बाद है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है? कविता का सौदागर। कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत सौदा करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का, कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम मुझे ये दे दो, ऐसे सौदा करते हैं। तो बच्चन सिंह सौदागर। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा गया है कविता का श्रृंगार काल, कि श्याम सुंदर थे क्योंकि वे श्रृंगार करते थे। कविता का श्रृंगार काल श्याम सुंदर दास। जो श्याम सुंदर दास थे वो कविता का बहुत श्रृंगार करते थे और विश्व में बहुत श्रृंगार होता था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का श्रृंगार काल और श्याम सुंदर दास का कविता का श्रृंगार काल। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीतिकाल के जो प्रवर्तक थे वो, कि किस किस कवि ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है और क्यों किया है। इसमें सबसे पहले आते हैं, पहले प्रवर्तक है कृपयाराम। कृपयाराम को किसने माना है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है। क्यों माना है? जन्म कर्म के आधार पर। कृपयाराम की जो हित तरंगिणी है वो पहली रीति, वो जो हिंदी साहित्य का पहला रीति काव्य माना जाता है। और कृपयाराम का जन्म पहले हुआ था, इसलिए उन्होंने और उन्हीं की रचना से रीति काव्य, मतलब उन्हीं की रचना में सबसे पहले रीति काव्य मिलता है। इस वजह से तो जन्म कर्म के आधार पर कृपयाराम को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने पहला रीति प्रवर्तक माना है। उसके बाद अगले हैं वो है केशवदास। केशवदास को किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने। क्यों माना है? रचना की प्रसिद्धि की